नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। देश के कृषि मंत्री बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्यों ये कह रहे हैं बताएंगे आपको, रिपोर्ट में दस्तक में जरूर दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच बिहार में पोस्टर बदले जा रहे हैं, नीतीश कुमार के हों या फिर बीजेपी के हों। चाहे फोटो से तस्वीरें कुछ गायब हो रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की हो या अमित शाह की हो, या दूसरी तरफ नारे नए लिखे जा रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के हों या बीजेपी के हों। ये सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हर चीज चुनावी मुद्दा हो जाए, इंतजार कीजिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान से आने वाली गीता भी बिहार के चुनाव में कोई मुद्दा बन जाए। 26 अक्टूबर को आ जाएंगी, परिवार एक हो जाएंगे। 2.5-3 महीना के बाद वो लड़की खो गई। खो गने के बाद में 10 रोज के बाद मुझे मालूम किया कि किस जगह पर खोई बेटी है आपकी? मलिया पिंड से खोई, करतारपुर। ठीक है, वहाँ क्या मेला वाला लगा था? वो बैसाखी का टाइम था, जैसे रमरमी होता है उसी टाइम। ओहो, ठीक। उसके बाद 10 रोज के बाद मुझे मालूम किया। मालूम करने के बाद में हम लोग गए वहाँ, बहुत छानबीन की है, बहुत खोजे। करीब करीब जो 8 आदमी 2.5 महीना तक ले खोजे, और टीवी गुमसुम तलाश में भी दिए, अखबार में भी 2 मरतबे दिए। जब नहीं कहीं पता लगा, हार पार के हम लोग बैठ गया। क्या नाम है आपकी बेटी का? यहाँ तो हमारा नाम है हीरा, वहाँ जो नाम रखा है गीता। पूरा नाम हीरा मणि, बेटी का नाम यही रखा गया था। सहरसा की हैं, आखिरी फेज में चुनाव होना है, मनाइए ये मुद्दा ना बने। बहरहाल, लेकिन सियासत से इतर इस देश के भीतर के माहौल को लेकर, इस देश की सीमा पार से भी एक रिपोर्ट आती है जो भारत को लेकर कटघरे में खड़ा करती है, सांप्रदायिक माहौल को लेकर। इस सांप्रदायिक माहौल को लेकर साहित्यकार सम्मान वापस करते हैं तो देश के कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ब्लॉग लिख डालते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी मंत्री जॉन केरी सामने आते हैं, बताते हैं। अब इन 2 आइन में जरा देश की स्थिति को परखने की आज कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई देश में सांप्रदायिक माहौल को लेकर गूंज दुनिया भर में हो रही है, देश के भीतर हो रही है, जायज है? जो जेटली को नजर आ रहा है उसके उलट अमेरिकी मंत्री जॉन केरी को नजर आ रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार है या समाज में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा हुआ है? दरअसल जेटली ने सवाल साहित्यकारों के अकादमी सम्मान को वापस करते हुए कागजी बगावत करार दिया है, तो अमेरिका की सालाना रिपोर्ट में सांप्रदायिक सौहार्द माहौल के बिगड़े हालातों का जिक्र कर चिंता जाहिर की गई। No nation can fulfill its potential if its people are denied the right to practice, to hold, to modify, to openly profess their innermost beliefs. यानी ध्यान दें तो जो सवाल साहित्यकारों ने उठाया उसी दिशा में अमेरिकी रिपोर्ट बढ़ गई, और जो सवाल साहित्यकारों ने उठाते हुए सम्मान वापस किया उसके विरोध में अरुण जेटली ने ब्लॉग लिख डाला। असल में पहली बार सवाल यह नहीं है कि मोदी सरकार जो कह रही है अमेरिका उसके उलट कह रहा है, और यह कहा जा सके कि अमेरिका को भारतीय समाज को अपने नजरिए से कहने की इजाजत दी किसने। दरअसल सवाल यह है कि अकादमी सम्मान वापस करने वाले साहित्यकारों की फहरिस्त से लेकर देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्म सम्मान को भी देश में बढ़ते असहिष्णुता के माहौल के विरोध में वापस करने की जो आवाज उठी, उसने एक चिंता की लकीर तो खींची। और इस आवाज को अगर कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली कांग्रेसी और वाम सत्ता के पोसे साहित्यकार ठहराकर विरोध की आवाज खारिज करते हैं, और संघ परिवार नेहरू इरा से निकले साहित्यकारों के विरोध को एक साजिश के तहत देखता है, तो सवाल ये नहीं है कि भारत के साहित्यकारों को लेकर सत्ता का नजरिया है क्या, या फिर साहित्यकारों के विरोध का मतलब होगा क्या। क्योंकि जो सवाल अरुण जेटली ने उठाए वो अपनी जगह सही हो सकते हैं। मसलन 1975 में इमरजेंसी के वक्त सम्मान क्यों नहीं लौटाए गए? 1984 के दंगों के वक्त विरोध क्यों नहीं हुआ? 1989 के भागलपुर दंगे या 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त विरोध क्यों नहीं हुआ? तो जाहिर है इसका जवाब कोई भी साहित्यकार ये कहकर दे सकता है कि आपातकाल के वक्त सीपीआई इंदिरा गांधी का समर्थन दे रही थी, और जिस शिवसेना के साथ बीजेपी खड़ी है उस शिवसेना के मुखिया बाला साहब ठाकरे भी आपातकाल को सही ठहरा रहे थे, और तमाम लेखकों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या सभी नजरबंद या भूमिगत हो गए थे। फिर ब्लू स्टार के वक्त इंदिरा गांधी का विरोध करते हुए खुशवंत सिंह ने सम्मान लौटाया था, इसे सरकार क्यों भूल गई?
भागलपुर दंगों के तुरंत बाद तो बिहार में कांग्रेस की सत्ता ही जनता ने कुछ इस तरीके से बदली कि आज तक कांग्रेस सत्ता में लौट नहीं पाई। और मुजफ्फरनगर दंगों पर तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस थमा दिया। यानी ध्यान दे तो विरोधाभास हर जगह मौजूद है। अगर जेटली जी एक पैसे की सहूलत मुझे संस्थाओं के मिलने वाले इनामों के अलावा सिद्ध कर दें, ऐसी कोई वो बात बताएं तो मैं उनका देनदार हूँगा, वरना उनको ऐसे शब्द कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए वापस लेने चाहिए। मुश्किल इतनी बार नहीं है, मुश्किल इस रिपोर्ट के मद्देनजर और सरकार के नजरिए के इर्द गिर्द कहीं सिर्फ देश और देश के बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों को टटोलने की भी जरूरत है। क्या वाकई सरकार पर इसका असर पड़ेगा या अमेरिका जिस बात का जिक्र कर रहा है उसका असर विदेशी निवेश पर पड़ जाएगा? लेकिन अब सवाल यह है कि जिस बात का जिक्र अरुण जेटली ने किया और जिस बात का जिक्र अमेरिकी मंत्री कर रहे हैं, इन दोनों में फर्क है क्या, या फिर भारत अमेरिका की तरफ क्यों देखे? तो सवाल है कि अमेरिका ने 2014 की रिपोर्ट में भारत के सांप्रदायिक तथ्यों को रखा है, लेकिन साहित्यकारों का विरोध तो 2015 में हो रहा है। और इसी दौर में दुनिया भर में मोदी सरकार ने मैसेज यही दिया कि भारत विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, इसीलिए विदेशी निवेश की जरूरत भारत को भी है और भारत भी एक बड़ा बाजार निवेशकों को मुनाफा देने के लिए तैयार है। तो समझना यह भी होगा कि साहित्यकारों की आवाज देश में चाहे कमजोर नजर आए, लेकिन दुनिया में कमोवेश हर देश के साहित्यकारों का मान सम्मान है। और साहित्यकारों के नजरियों को कैसे कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, यह फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले से भी समझा जा सकता है। जहां सलमान रुश्दी को आमंत्रित किया गया तो ईरान ने विरोध कर दिया, लेकिन आयोजकों ने ईरान के विरोध को दरकिनार करते हुए रुश्दी को विशेष आमंत्रित श्रेणी में रखा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले की थीम भी है। तो सवाल यह नहीं है कि अमेरिकी रिपोर्ट पर कितना ध्यान दिया जाए या देश में सत्ता परिवर्तन के साथ विचारधारा के बदलाव को ही आखिरी सच मान लिया जाए। सवाल यह है कि साहित्यकार भी देश के नागरिक हैं और राजनीतिक सत्ता में ही जब सारी ताकत सिमटी हुई है तो फिर हर नागरिक के एहसास को समझना भी राजनीतिक सत्ता का ही काम है। अमेरिका की रिपोर्ट को लेकर अमेरिका पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि वहां श्वेतों के साथ क्या होता है, वहां भारतीय नागरिकों के साथ भी बीते दिनों क्या हुआ यह भी बताया जा सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अमेरिका के सामने अगर भारत निवेश के लिए झोली फैलाता है तो फिर अमेरिका दुनिया के सामने किस रूप में खड़ा यह भी समझना होगा। और अगर आप स्वावलंबी नहीं होते हैं, स्वदेशीपन नहीं अपनाते हैं, तो इन हालातों से जूझना ही पड़ेगा। तो आइए जरा देख लीजिए अमेरिकी रिपोर्ट कहती क्या है। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी। मोदी सरकार में राज्य मंत्री की जुबान से ऐसे बोल निकले तो ध्यान अमेरिका का भी गया। जी, इस बोल के जिक्र इंटरनेशनल रिलीजियस रिपोर्ट 2014 में अमेरिका ने भारत में धार्मिक माहौल बिगाड़ने को लेकर जिन मामलों का जिक्र किया उसमें साध्वी निरंजन ज्योति का प्रमुखता से जिक्र है। लेकिन सवाल सिर्फ निरंजन ज्योति के इकलौते बयान का भी नहीं है। अमेरिकी रिपोर्ट में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जन जागृति समिति, हिंदू सेना समेत 1.5 दर्जन कट्टर हिंदूवादी संगठनों को भी बकायदा उनकी हरकतों के आधार पर कटघरे में खड़ा किया गया है। यानी देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा तो इसकी जिम्मेदारी इन संगठनों के सिर तो है ही, क्योंकि लव जिहाद को लेकर उग्र प्रदर्शन से लेकर धर्मांतरण और चर्च पर हमले जैसी घटनाओं में इन संगठनों का ही कथित तौर पर हाथ आया। और रिपोर्ट में बकायदा आंकड़े बताते हुए इस बात का जिक्र किया गया कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यानी बीते मई से लेकर साल के आखिर तक धार्मिक रूप से प्रेरित 800 से ज्यादा हमले हुए। और रिपोर्ट में कई सिलसिलेवार घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। No nation can fulfill its potential if its people are denied the right to practice, to hold, to modify, to openly profess their innermost beliefs. रिपोर्ट में इंसाफ में देरी और लोकल पुलिस की काहिली का भी जिक्र है, वो किस तरीके से काम नहीं करती। लेकिन रिलीजियस रिपोर्ट 2014 के जरिए सीधे तौर पर मोदी सरकार कटघरे में है, क्योंकि धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की घटनाओं में इजाफा मोदी सरकार के दौर में ज्यादा हुआ। रिपोर्ट इस दौर में खास तौर पर अपनी बात कहती है और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी सांप्रदायिक सद्भाव पर हिदायत देने से नहीं चूके। याद कीजिए जब वो दिल्ली आए थे तब उन्होंने क्या कहा था।
a place where in past years religious faiths of all types have, on occasion, been targeted by other peoples of faith simply due to their heritage and their beliefs. Acts of intolerance that would have shocked Gandhi ji, the person who helped to liberate that nation. यानी अमेरिका ने धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाली घटनाओं को लेकर भारत पर उंगली उठा दी है और मोदी सरकार के लिए अमेरिका का महत्व इसलिए कहीं ज्यादा है क्योंकि विदेशी निवेश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति पाने में अमेरिका की भूमिका से कोई इनकार कर नहीं सकता। यानी इस रिपोर्ट का एक अपना महत्व है। लेकिन इस रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे से निकलकर अगर देश की जमीन पर आइएगा तो आपके सामने एक मुश्किल इस दौर में महंगाई की होगी, महंगाई के मद्देनजर भी दालों की। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, दाल की कीमत बढ़ क्यों रही है? राज्य दर राज्य हाथ पीछे खींच लेते हैं और दिल्ली सरकार तो कहती है हमें अफ्रीकी नहीं म्यांमार की दाल चाहिए। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अफ्रीका की नहीं म्यांमार की दाल चाहिए और आंध्र और तमिलनाडु को छोड़कर देश के तमाम राज्यों को केंद्र सरकार की दाल चाहिए ही नहीं। और अब दाल नहीं चाहिए तो केंद्र सरकार के 3 मंत्रालय जिसमें कृषि मंत्रालय, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय आपस में भिड़ चुके हैं कि दाल के संकट को दूर किया जाए तो कैसे किया जाए। और दालों पर मचे हाहाकार के बीच इसी हफ्ते सरकार को 5000 टन उड़द की दाल का आयात आखिरी वक्त में रद्द भी करना पड़ा क्योंकि जो कीमत थी वो कीमत इतनी ज्यादा कि हर राज्य ने हाथ खड़े कर दिए। मिलेगा भी जहां उसका नेगोशिएशन प्रोसेस है और जैसे ही आप इंडिया डिमांड करेंगे लार्ज क्वांटिटी फिर दाम भी बढ़ा देते हैं बाहर। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स को भी देखना है कि उस प्राइस में खरीदने से फिर यहाँ बिक पाएगा नहीं बिक पाएगा। तो कई कन्फ्यूजन होते हैं इन चीज़ों में। जी, दाल मोदी सरकार के गले में इस तरीके से फंस गई है कि कोई राज्य केंद्र सरकार की महंगी दाल लेने को तैयार नहीं क्योंकि साबुत दाल की कीमत 85 रुपए पड़ती है जिसे दरकने की टेक्नोलॉजी राज्यों के पास है नहीं। और अगर जो दरकेगा उसको भी दाल 125 रुपए पड़ेगा जो बेचने के हालात में आते आते 150 रुपए तक पहुंच ही जाएंगे। तो हर राज्य ने हाथ खड़े कर दिए कि कौन इस पचड़े में फंसे। सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने कहा ठीक है हम ले लेंगे। जहाँ मिलियन टन्स में आपकी आवश्यकता है तो 100 and 1000 टन से कितना डिफरेंस होगा। और खाने वाले पल्स जब हम हर जगह कहते हैं प्रोटीन होना चाहिए, खाने वाले भी प्रोटीन के रूप में पल्स को खाना चाहते हैं तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है तो ऑटोमेटिकली इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण तो यह है कि दिल्ली सरकार का कहना है जो दाल आई वो अफ्रीका की है जो स्वाधीन होती है, उसे तो म्यांमार की दाल चाहिए। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार समेत दुनिया के आधे दर्जन से ज्यादा देश ऐसे हैं जो खुद दाल तो नहीं खाते लेकिन भारत के लिए दाल उगाते जरूर हैं। लेकिन इस बार भारत सरकार की गड़बड़ी हो गई मानसून की वजह से। भारत ने दाल आयात के ऑर्डर में देर कर दी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खिलाड़ियों ने भारत के हालात को समझने में देर नहीं लगाई और कीमतें खूब बढ़ा दी। और केंद्र सरकार दाल के संकट पर सितंबर के महीने में जागी, तब तक दुनिया के बाजार में दाल महंगी हो चुकी थी। ऐसे में अब वाणिज्य मंत्रालय तो कृषि मंत्रालय से ये कह रहा है कि जब आप बता नहीं सकते कि अगले मौसम में होगा क्या तो अब हम आपसे नहीं पूछेंगे, अब किसी विदेशी एजेंसी को बुलाएंगे और पूछा जाएगा अगले बरस दाल कितनी होगी जिससे वक्त पर निर्णय ले सके। यानी केंद्र सरकार के भीतर मंत्रालयों में सचिवों की मारामारी है और दूसरे तरफ राज्य इस पचड़े में फंसना नहीं चाहते। हालांकि इन सब के बीच 2000 टन तुअर दाल विदेशों से मंगाने का ऑर्डर सरकार ने दे दिया है। प्याज के बाद दाल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि सरकार के मंत्रालय एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, जिसकी वजह से फैसले लेने में देर हो रही है और खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दाल के मामले में तो राज्य सरकारों ने भी ये सोचकर पल्ला झाड़ लिया है कि ये केंद्र सरकार की मुसीबत है और यही उससे निपटे। मनोज शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। राजनेताओं में भी दाल को लेकर गजब की गर्माहट आ गई है और साधारण व्यक्ति का, हर परिवार का जो किचन का महीने का बजट है वो दुगने से ज़्यादा हो चुका है, पर सरकार ने इसकी तरफ कोई गौर नहीं फरमाया। सारे लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए मोदी जी से कि आज तो दाल 200 रुपए किलो हो गई। 55 रुपए जब दाल हमने यूपीए की सरकार में आई थी तो जितनी भी बीजेपी की जो महिलाएं थी, जो अभिनेत्रियां थीं, वो सब कपड़े पहन के आ गई थी दालों के रेट के। अब 200 रुपए दाल हो गई तो उनसे जरा पूछिए कि अब क्या करेंगे। सवाल यही है
मुहावरा अब कहा जाए या ना कहा जाए कि दाल रोटी खाइए प्रभु के गुण गाइए। पूजा तो देश के भीतर गाय की भी होती है और हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने समूचे गोवंश की रक्षा का सवाल उठा दिया है। सरकार के गले की फांस बन चुकी है गाय को लेकर देश के भीतर मुद्दा और अब फैसला। देश के मानचित्र पर गोवध पर प्रतिबंध के यही हालात हैं। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए तो बाकी राज्यों में या तो कठोर प्रतिबंध है या फिर कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जब यह कह दिया कि 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार रिपोर्ट दे कि वह किस तरीके से समूचे देश में समूचे गोवंश पर प्रतिबंध लगाएगी, तो एक साथ कई सवाल खड़े हो गए। क्योंकि यह सवाल तो प्रधानमंत्री बनने से पहले खुद नरेंद्र मोदी भी चुनावी सभाओं में उठाते थे। गुलाबी क्रांति, और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है। तो क्या पीएम बनने के बाद वाकई मोदी सरकार के सामने ये चुनौती है? क्योंकि संघ तो लगातार कहता रहा कि गाय का ख्याल करो और गोवंश की रक्षा करो, और बाजार लगातार हर सरकार को सुनाता रहा कि डॉलर की दुनिया बीफ से भी मजबूत होती है। यूं देश के सच को परखिए तो किसानों के पास बेकार हो चुके बैल और दूध नहीं देने वाले गाय को रखने की जगह नहीं है। किसी मवेशी को रोजाना औसतन 30 से 50 किलो चारा और 60 से 70 लीटर पानी की जरूरत होती है। यानी एक बैल पर सालाना 39,336 रुपए की कीमत बैठती है। सरकार के सामने चुनौती यह है कि 11,80,000 बेकार बैलों को खिलाने पिलाने के लिए सालाना 4,667 रुपए लाए तो कहां से लाए? तो इसका एक दूसरा सच यह भी है कि अगर वाकई गायों की रक्षा की जाए और उनसे वो तमाम उत्पाद बनाए जाएं, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी भी धूम मच जाएगी। लेकिन सरकार उस दिशा में कभी जा नहीं पाई। तो ऐसे में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने की एक बड़ी भूमिका गाय ने निभाई जरूर, लेकिन अब यही गाय प्रधानमंत्री के लिए दोहरी मुसीबत का सबब बन चुकी है। अमेरिका भारत से बीफ का एक बड़ा आयातक देश है। बाजार का दबाव ऐसा कि सरकार अमेरिका को नजरअंदाज कर नहीं सकती, और दूसरी तरफ संघ परिवार और बीजेपी के दूसरे सहयोगी संगठन हैं जो गाय को सामाजिक संस्कृति एजेंडे में टॉप पर रखते हैं। और इन सब के बीच सीबीआई के दामन पर कैसा दाग जरा देख लीजिए। कि जिस तरह के सवाल हम पर खड़े किए गए उनकी सफाई के लिए भी जरूरी था ये जांच सीबीआई करे। और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। इस कंप्लेन को सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं। सीबीआई को सरकारी तोता कह लीजिए या फिर जांच का आखिरी मंत्र, लेकिन इन दोनों के बीच पहली बार सीबीआई का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सीबीआई की साख पर ही बट्टा लग गया है। दरअसल विशेष 2G अदालत ने अतिरिक्त स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल लाल घोष और 3 दूरसंचार कंपनियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ फर्जी और मनगढ़ंत आरोप दायर कर दिए। कोर्ट ने इस तरह की गलती करने वाले सीबीआई अधिकारियों की जांच कराने का भी आदेश दे दिया है। दरअसल यह मामला 2002 में आवंटित अतिरिक्त स्पेक्ट्रम से जुड़ा है।